हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा 42वां संविधान संशोधन के बारे में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जब एक या दो प्रश्न जब आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई थी या नहीं कही गई थी। क्योंकि आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन ना होने के कारण आप क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को आप गलत कर देते हैं। तो आज से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ना तो 42वां संविधान संशोधन से और ना ही 44वें संविधान संशोधन। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन दोनों के बारे में बेहतर जानकारी दूंगा। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के समय उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी। तो उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार की थी। तो इसका मतलब ये हो जाता है किसकी सरकार ने यहाँ संविधान में इस तरह के संशोधन किया है। इतना ज्यादा संशोधन कौन सी सरकार की थी, तो वो की थी इंदिरा गांधी वाली सरकार। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया था, या जब 42वां संविधान संशोधन या जो इतना संविधान संशोधन हुए थे उस समय की सरकार कौन सी थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन के बारे में, थोड़ा से बेसिक जानकारी और साथ ही साथ क्या क्या संशोधन किए गए हैं इस संविधान संशोधन के तहत, आइए बात करते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं कि संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए। देखिए, सर्वप्रथम की बात करते हैं तो सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया संविधान के प्रस्तावना में किया गया। तो संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। तो संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। पहले ये 3 नए शब्द नहीं थे। अब आप आइए बात करते हैं कि 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे। देखिए, तो मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से बनाया है, SPA के मेथड से मैंने बनाया है कि 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो पहला S मतलब हो जाता है समाजवादी। कौन सा हो जाता है, समाजवादी। और दूसरा शब्द कौन सा था, पंथ निरपेक्ष। कौन सा था, दूसरा शब्द कौन सा था, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द कौन सा दोस्तों, तीसरा शब्द था अखंडता। तो 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वे 3 नए शब्द कौन कौन से थे, वे पहला शब्द था समाजवादी, और दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, तो आप ध्यान रखिएगा SPA। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी संशोधन मैं बता रहा हूं ये सारे संशोधन इसी अधिनियम के थ्रू किए गए थे, यानी कि इसी अधिनियम के तहत किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान कहा जाता है, और साथ ही साथ इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वे 3 नए शब्द कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अगर इसको याद रखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में, तो SPA नाम से इसे इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि और भी क्या जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसबी में 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। देखिए, राज्य का नीति निदेशक तत्व से तात्पर्य हो जाता है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य इस प्रकार कार्य करे। राज्य का कर्तव्य है कि राज्य इस प्रकार का कार्य करे। राज्य मतलब सरकार और सरकार मतलब भारत सरकार। ठीक है, तो सरकार का कर्तव्य है या राज्य का कर्तव्य है, राज्य मतलब होता है देश, समझिएगा, राज्य मतलब होता है देश। ठीक है, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य क्या करे कि अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार का कार्य करे। अब पहली बात करते हैं कि 3 नए अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए थे। तो 3 नए अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद जोड़ा गया था संविधान के अनुच्छेद 39 के का में जोड़ा गया था, यानी कि 39 का जोड़ दिया गया। और 39 का में कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, अपने नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करे या प्रदान करे। क्या करे, राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे दोस्तों। और किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 39 का या अनुच्छेद 39A। अगर ए भी आ जाता है तब भी सही है, क्योंकि का को ए भी कह सकते हैं। ठीक है, वो अंग्रेजी शब्द है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 43A में क्या जोड़ा गया, यानी कि दूसरे में क्या जोड़ा गया। तो दूसरा अनुच्छेद 43 यानी 43A 43A में जोड़ दिया गया, 43 का में जोड़ दिया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करे। राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों मतलब काम करने वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करे। कौन करे, राज्य करे। तो राज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया है, राज्य का मतलब होता है देश, देश का मतलब भारत देश, और भारत देश का मतलब भारत सरकार। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है इसके पहले ही। तीसरी बात क्या कही गई, तीसरी बात क्या जोड़ी गई, तो अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया। अनुच्छेद एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सी, ठीक है। तो अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया, यानी 48A या का में जोड़ा गया कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे, पर्यावरण का संरक्षण करे यानी प्रोटेक्शन करे, और उसका संवर्धन करे यानी कि प्रमोशन करे। और राज्य इस प्रकार के सारे कार्य कर भी रहा है, ऐसा नहीं है कि राज्य ऐसे कार्य नहीं कर रहा है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का क्या मतलब हो जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब हो जाता है राज्य का कर्तव्य। और राज्य के कर्तव्य में 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। कौन कौन से जोड़ दिए गए थे, अनुच्छेद 39 का, और 39 का में क्या कहा गया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। कौन करे, राज्य करे, और किसके लिए करे, अपने नागरिकों के लिए करे। दूसरी बात, अनुच्छेद 43A में क्या कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करे, और कौन करे, राज्य करे। राज्य किसके लिए करे, अपने नागरिकों के लिए करे। दूसरी बात, अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया कि राज्य क्या करे कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करे, और राज्य इस प्रकार के सारे कार्य कर भी रहा है। फिर उसके बाद तीसरा संविधान, देखिए पहली चीजें मैंने आपको बताया कि संविधान के प्रस्तावना में एक इसमें जोड़ा गया था, तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और एक इसमें जोड़ा गया था। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में 3 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। फिर उसके बाद तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, संविधान के भाग 4A में जोड़ दिया गया कि नागरिकों का मूल कर्तव्य। भाग 4A क्या जोड़ दिया गया, संविधान के भाग 4A। तो भाग 4 में क्या है, पहली बात पेज डाल लीजिए। देखिए भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। ठीक है, तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। और भाग 4A में क्या कर दिया गया कि नागरिकों का मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज।
किसका? नागरिकों का मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक और संविधान, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4A जोड़ दिया गया। संविधान में भाग 4A जोड़ दिया गया और भाग 4A में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। ठीक, अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य हो जाता है कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। जिस तरह आप राज्य को कहते हैं, यानी कि सरकार को कहते हैं कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि राज्य या सरकार अपने नागरिकों के लिए सारे काम करे, यानी कि उनके उत्थान के लिए कोई ना कोई काम करे, उसी तरह राज्य भी हमसे कहता है कि भैया आप भी नागरिक हैं, भैया आप भी नागरिक हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो उसी के तहत जोड़ दिया गया था, संविधान के भाग 4A में जोड़ दिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, और किसके लिए? हमारे लिए, जिसे क्या कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। फिर उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 74 में, 74 किसमें? 74 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 74 में, संविधान के अनुच्छेद 74 में जोड़ दिया गया। और इसमें कहा गया कि जो प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होगी, जो प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होगी, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य होंगे। क्या कहा गया? कि प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद जो होगी, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या होंगे? बाध्य होंगे। क्या होंगे दोस्तों? बाध्य होंगे। क्या होंगे? बाध्य होंगे। पहली चीजें तो अनुच्छेद 74 में कहा गया, 74 में कहा गया कि प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद जो होगी, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय उसकी बात मानने के लिए, सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। ध्यान रखिएगा, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 74 के थ्रू। और ये सारा संविधान संशोधन किसमें किया गया है? जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये सारी चीजें की गई। और साथ ही साथ मैं आज आपको नेक्स्ट बातें बताता हूं। पांचवी बात बताता हूं आपको। पांचवी बात देखिए, जितने भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें की गई हैं वही चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवी चीजें क्या कही गई? पांचवी चीजें यानी 5वां संविधान संशोधन क्या किया गया कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, उसे कितने वर्ष कर दिया जाना चाहिए? उसे 6 वर्ष कर दिया गया। तो इसी संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसे कितने वर्ष के लिए कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अब कहा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष का हो गया। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष हो गया। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं आपको बताऊंगा अगली बात। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा अगली बात एक। तो अगली बात क्या कहती है कि राष्ट्रपति शासन, यानी कि 5वीं बात हो गई। अब 6वीं बात, तो राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कहां लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है या किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, अभी तक राष्ट्रपति शासन जो था, राष्ट्रपति यानी कि 1976 के पहले क्या था कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगता है, वह यदि देखिए कब लगता है, किन आधारों पर। अगर कोई राज्य, पहले मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लगाया जाता है राज्यों में, जब संविधान के अनुरूप
संविधान के अनुरूप राज्य कार्य न कर रहे हो, संविधान के अनुरूप राज्य कार्य न कर रहे हो, बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो गई हो सरकार वहां कार्य करने के लिए, तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, यानी कि रिपोर्ट देता है या सलाह देता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसे अधिकतम, पहले कहा गया था केवल और केवल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, केवल और केवल 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, यानी 6 माह तक लगाया जा सकता है। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन जो है इसे कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, यानी 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। तो 6 माह से लेकर इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक, 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 300, यानी 7वीं बात करते हैं अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए इसमें कहा गया कि अगर इसमें पहले क्या था, अनुच्छेद 352 के तहत कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार आंतरिक, और देखिए आंतरिक, इसमें क्या कहा गया था कि अगर बाह्य आक्रमण हो जाता है, अगर बाह्य आक्रमण होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा। पहले देखिए मैं आपको आधार बता देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसके पहले क्या था, इसके पहले की कहानी आप समझ लीजिए। पहले देखिए राष्ट्रीय आपातकाल इस आधार पर लगाया जाता था कि अगर हमारे देश में कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता था। राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू किया जाता जैसे भारत चाइना युद्ध 1962 का भारत चाइना युद्ध, तब एक तरीके से उस कंडीशन में 352 का यूज किया जा सकता था। लेकिन जब बाहरी आक्रमण के आधार पर पहले क्या था, बाहरी आक्रमण के आधार पर 352 का यूज किया जा सकता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कहा गया कि अगर आंतरिक अशांति होती है, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण के आधार पर भी लगाया जा सकता है। देखिए बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तो पहले ही था कि अगर बाह्य आक्रमण होता है, यानी कि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है, तो 352 का यूज करके राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, यानी नेशनल इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 आया तो इसमें क्या कर दिया गया था, इसमें कर दिया गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी, आंतरिक यानी कि अगर इंटरनल, भारत के इंटरनल प्रॉब्लम है, यहां पर भी अगर इस प्रकार की चीजें दिखती है कि आंतरिक अशांति होने वाली है, तब भी क्या किया जा सकता है, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत इस शब्द को भी जोड़ दिया गया, आंतरिक अशांति को जोड़ दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में मैंने क्या क्या चीजें आपको बताया, एक बार मैं आपको रिवीजन करके सारी चीजें समझा देता हूं, रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। देखिए जो भी छात्र 42वां संविधान संशोधन देख रहा है, 44वां संविधान संशोधन जरूर देखेगा, नहीं तो 42वां संविधान संशोधन देखना उसका बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, बिल्कुल सार्थक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें कही गई हैं वो उसमें क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन में सारा कुछ उलट दिया जाता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोनों वीडियो मैं एक साथ अपलोड करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। समझ में आया कि नहीं, या तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है, चलो मैं अलग अलग कर दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। देखिए पहली चीजें मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या कहा जाता है, संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें पहला संशोधन क्या किया गया था,
पहला संविधान संशोधन किसमें किया गया था? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और 3 नए शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि SPA को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वे कौन से 3 नए शब्द थे? अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करे? अपने नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। और फिर दूसरी चीजें मैंने आपको क्या बताया था? अनुच्छेद 43A या 43 यानी 43A में क्या कहा गया कि राज्य क्या करे? राज्य का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को उद्योगों के प्रबंधन में और कर्मकारों यानी काम करने वाले लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करे। और अनुच्छेद 48 का में क्या कहा गया? कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करे। कौन करे? राज्य का यह कर्तव्य है। फिर मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 4A में एक नया भाग जोड़ दिया गया। संविधान के भाग 4 में एक और जोड़ दिया गया, भाग 4A जोड़ दिया गया। और भाग 4A में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य किसका जोड़ा गया? हमारा जोड़ा गया कि हमारा भी कुछ अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, तो हमें भी कुछ अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, तो सारे कर्तव्य हमें भी करना चाहिए। और वर्तमान में हमारे पास कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? वो हैं हमारे पास 11 हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीजें मैंने आपको बताया, यानी कि नेक्स्ट बातें मैंने आपको चौथी चीजें बताया कि संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होगी, उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या होंगे? बाध्य होंगे। तो राष्ट्रपति महोदय जो प्रधानमंत्री की सलाह, इसीलिए कहा जाता है, इसी संविधान संशोधन से क्या हो जाता है दोस्तों? इसी संविधान संशोधन से क्या हो जाता है? राष्ट्रपति पूरी तरीके से हमारे यहाँ कठपुतली बनकर रह जाते हैं, और आज भी पूरी तरीके से एक तरीके से पुतला सा ही है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति मतलब नथिंग। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री वाली सरकार के पास, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। प्रधानमंत्री वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया, यानी कि 5वीं चीजें मैंने आपको बताया कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो पहले 5 वर्ष हुआ करता था, इस संविधान संशोधन के तहत कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। फिर मैंने आपको 6वीं चीजें बताया कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और इसमें कहा गया जो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए वैलिड था, उसे 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो आवश्यकता पड़ने पर उसे 1 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या कहा गया था? मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर कोई देश यानी बाह्य आक्रमण होने पर 352 का यूज करके पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाती थी। लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत उसमें आंतरिक अशांति भी जोड़ दी गई थी। इस संविधान संशोधन के तहत उसमें आंतरिक अशांति भी जोड़ दी गई थी। तो एक चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको 42वां संविधान संशोधन बहुत अच्छे से बताया, और साथ ही साथ मैं आपसे बार बार यही कहूंगा 44वां संविधान संशोधन आप जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका ये सारी चीजें देखना बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। ठीक, तो अभी आइए बात करते हैं अगली क्लास में। आज ही बात करेंगे हम अगली क्लास में 44वें संविधान संशोधन के बारे में। आइए बात करते हैं।